Hello students, I am Swarandeep Kaur and welcome to my YouTube channel Atomic N. Today's our topic is important questions about D and F block chapter. So, our first question is what are transition elements? Transition elements are those elements in which transition takes place, DD transition takes place, and sometimes it said to be that the elements which exhibit in between S and P orbitals, P block elements that are called P block elements, which are transition elements. So, D block elements are transition elements and it also have incomplete n-1 d orbitals. n-1 d orbital हमें पता है कि जो d block elements होते हैं, d block elements के अंदर अपना क्या फिल किया, जो इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं पहले 4s में जाते हैं, देन किस में जाते हैं, 3d में जाते हैं, क्योंकि हमें पता है there is 4s orbital have less energy as compared to 3d subshell. That's why the electron firstly fill in 4s elements 4s सबशेल एंड देन फिल्ड इन 3d ऑर्बिटल. पहले किसमें फिल किए जाते हैं, 4s में, और उसके बाद में किसमें फिल किए जाते हैं, 3d में. और ट्रांजिशन एलिमेंट्स सिर्फ वही एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे जिनके अंदर इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल होगा, यानी कि पूरा फिल नहीं होना चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स d के अंदर नहीं होने चाहिए. दीज आर कॉल्ड इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल्स. d block elements are called transition elements. Transition elements have incomplete n-1 d orbital. Our next question is zinc, cadmium and mercury. These are not considered as transition elements. जो जिंक होता है, कैडमियम होता है, मर्करी होता है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसीडर नहीं करते. Although these are d block elements, हालांकि ये d block के एलिमेंट्स हैं, फिर भी इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंसीडर नहीं करते. इसका रीजन ये है कि इनके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी ऑर्बिटल होता है, वो कैसा होता है, फुली फिल्ड होता है, इसलिए इनको डी ब्लॉक के अंदर, डी ब्लॉक के इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंसीडर नहीं करते. जैसे देखो, अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक के अंदर कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 30, और इसको जब अपन फिल करते हैं तो क्या आ जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आ जाता है, 3d10 4s2. तो यहाँ पे ये क्या हो गया, फुली फिल्ड हो गया, डी क्या हो गया, कंप्लीट फिल्ड है. और अगर हमें ये भी पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन जनरली ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. और यहाँ पे इफ जिंक शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वी रिमूव देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल, देन आल्सो इट्स हैव फुली फिल्ड, कंप्लीट फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल. ओके, अगर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है तो उसके बाद भी इसमें क्या हो जाते हैं, जो डी ऑर्बिटल है वो कैसा है, कंप्लीटली फिल्ड है. ओके, नेक्स्ट देखो अपने पास में कैडमियम. कैडमियम की अगर बात करें तो जिंक के नीचे कौन है, कैडमियम है, उसके अंदर क्या होता है, 4d10 4s2, सेम रहता है लाइक मरकरी. मरकरी के अंदर क्या होता है, 5d10 6s2. इसलिए इनको किसमें कंसीडर नहीं करते, दीज आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो हमने अभी लिखा था ना यहाँ पे 3d 4s, है ना, यही लिखा था हमने. तो 3d यानी कि ये 4 हो गया n और ये s, 3d क्या हो गया, n-1. देखो 4 - 1 3, n-1 d. अब देखो इसमें होते हैं 1 to 10 और इसमें 1 और 2. ओके, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, n-1 d 1 - 10 ns 1 - 2. ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है यहाँ. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल. ये हमें पता है ना, यानी कि 4d10.
इन इट्स ग्राउंड स्टेट के अंदर ये होता है, हम जो भी बात कर रहे हैं हम नॉर्मली इसकी ग्राउंड स्टेट के अंदर ही बात करते हैं। एक्साइटेड स्टेट उसको कहते हैं जब कोई एलिमेंट रिएक्ट करता है उसके बाद की बात होती है कि वो कैसा है, रिएक्ट कर गया है ना, ओके, देन इट्स कन्वर्ट इनटू इट्स एक्साइटेड स्टेट। नेक्स्ट, हाउ कैन यू से दैट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, आप कैसे कहोगे कि ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है जबकि इसके अंदर तो क्या है, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है। इन प्रीवियस क्वेश्चन आई टॉट यू दैट कि उसके अंदर जो फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं वो होने वाला उसकी वजह से जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते इफ एलिमेंट्स एग्जिबिट फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, बट हियर सिल्वर एग्जिबिट्स फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, ऑल्दो दिस वी से इट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, व्हाई, ओके, इसके बावजूद हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है कि जो सिल्वर होता है एजी, देखो एजी पहले तो तुम्हें वो नॉर्मली बताया हुआ है प्रीवियस क्लास में, उसके हिसाब से चल सकते हो, है ना, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा, है ना, एजी किससे जस्ट पहले है, सीडी से पहले है ना। इसका होता क्या है, जनरली अपन इसको लिखते हैं 4d10 5s1, ये लिखते हैं हम इसको, है ना, क्योंकि इसका हाफ फील्ड ये 9 और ये 2 होता है तो इसको फुलफिल करने के लिए 10 और 1 में आ जाता है। लेकिन जब ये रिएक्ट करता है, जनरली ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है सिल्वर, लेकिन जैसे आयरन है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन में अपन ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ते हैं ना, सिल्वर ऑक्साइड, ओके, है ना, और आयरन सिल्वर फ्लोराइड, तो उनके अंदर AgF2 है ना, इन केस के अंदर ये क्या करता है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया, तो कितने बच गए, 9 बच गए। और 9 होने पर अगर हम इसको फिल करेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, इसका जो डी ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड नहीं है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, कितने रह गए, 9 रह गए, है ना, तो इसलिए ये किसमें इसको इंक्लूड किया जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। हालांकि इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें डी ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड है, लेकिन वो जो फुली फिल्ड है ना डी ऑर्बिटल, उसने जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले रखा है 10th वाला, वो s का था, उसमें 2 आने थे, लेकिन दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, ताकि वो भी स्टेबल हो जाए, s भी, क्योंकि हाफ फिल्ड वी नो दैट देयर इज वैकेंट, हाफ फिल्ड एंड fully filled d orbitals, any orbital है ना, half filled, fully filled and vacant are stable as compared to others, दूसरे उनकी कंपेयर में क्या होते हैं, हाफ फिल्ड होते हैं, वैकेंट होते हैं, फुली फिल्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए ओके, उन्होंने अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या कर रखा था, एस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे रखा था, अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन किसका था, डी का, एस का था, डी को दे रखा था। सिल्वर exhibits +2 oxidation state, in this state its electronic configuration is 4d9 5s0 due to partially filled d orbitals, it is called transition elements, okay। Next, which element has highest density among transition elements, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, इनकी डेंसिटी ज्यादा ही होती है, क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर जो डी ऑर्बिटल है वो फिल होता जा रहा है ना, जो वैकेंट डी ऑर्बिटल था वो क्या होता जा रहा है, फिल होता जा रहा है, भरता जा रहा है, तो इसकी डेंसिटी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, और एक पीरियड में भी बढ़ती है डेंसिटी, और अगर अपन बात करें ग्रुप में भी इसकी डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा जो डेंस होता है एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, ओस्मियम, OS, ओस्मियम, ओके, ये वाला होता है ना OS, अपन पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, तो ओस्मियम, ओके। नेक्स्ट, नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट्स व्हिच डू नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है मैंने इसको, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है, वेरिएबल का मीन्स होता है जो चेंज होती रहती है, जैसे कभी +2 कभी +1 +3 +7, तो डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। रीजन क्या होता है कि इसके अंदर जैसे मान लो डी के अंदर 5 Fe को ले लीजिए या Mn को ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, है ना, उसके अंदर क्या होता है, जैसे 5 डी और इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो 5 में से डी में से इलेक्ट्रॉन पहले 2 s में से निकल गए, फिर डी में से निकलने स्टार्ट हो गए, एक भी निकला तो +3 होगी, 2 निकले तो +4 होगी, 3 निकले तो
5 होगी, 5 निकले तो +6 होगी, है ना। इस तरह से लगातार वो कैसे होती जाएगी, चेंज होती रहेगी। जैसा एलिमेंट आ रहा है वो उसके अकॉर्डिंग अपने इलेक्ट्रॉन्स देके इजिली बॉन्ड बना लेता है। इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं होती। +2 तो करते ही करते हैं, इन जनरल +2 करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर और ज्यादा और कम अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। लेकिन कौन से ऐसे दो एलिमेंट है जो नहीं कर सकते, तो वो है एक तो स्कैडियम, क्योंकि उसके अंदर कितना है, जो एस के हैं 2 वही 2 निकलेंगे। और एक कौन सा है अपने इधर, जिंक, क्योंकि जिंक के बारे में फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल को निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि वो स्टेबल है, डी ऑर्बिटल स्टेबल है और इसके अलावा उसका साइज भी छोटा है। इसके अलावा उसका जो जिंक है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, क्योंकि फुली फिल्ड है, स्टेबल है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसलिए वो सिर्फ एस के 2 इलेक्ट्रॉन जाने देगा, उसके बाद के इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाने देगा। तो इसलिए जो स्टेबल है वो जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते हैं वो है स्कैडियम एंड जिंक। यहाँ पे एससी स्कैडियम एंड जिंक। ओके, नेक्स्ट देखो, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है जो इसके अंदर है कि क्रोमियम +2 है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है और जो Mn+3 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग। रिड्यूसिंग का मीन्स है सामने वाले का रिडक्शन कर देना, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर देना। इन शॉर्ट रिडक्शन का मीन्स होता है, आपको रिडक्शन भी थोड़ा सा बता दूं इलेक्ट्रॉन्स के रेफरेंस में रिवाइज करने के लिए। रिडक्शन होता है कि किसी को इलेक्ट्रॉन मिल जाना, तो वो उसका रिडक्शन हो गया, जिसको इलेक्ट्रॉन मिल गया उसका रिडक्शन हो गया, और जिसके पास से इलेक्ट्रॉन चला गया उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब रिड्यूसिंग का मतलब सामने वाले का रिडक्शन कर रहा है, यानी कि खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, यानी कि खुद क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। दैट मीन्स रिड्यूसिंग जो इलेक्ट्रॉन देते हैं और ऑक्सीडाइजिंग जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। और जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस चार्ज बढ़ेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो जो उसके ऊपर प्लस चार्ज है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे Cr+2 रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन देगा, रिड्यूसिंग का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन देगा, देगा तो +2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में। वहीं पर Mn+3 है, Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग है, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2 के अंदर, यानी कि +3 से +2 में आ जाएगा। देखो इसको मैं आपको करवाती हूँ। रिड्यूसिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, और ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स गेन करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो Cr+2 Cr+2 है जो यहाँ पे, ये क्या करेगा, जब देखो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 आ रहा है, यहाँ पे Cr को देखो, यहाँ पे करवाती हूँ मैं, Cr+2 है तो Cr का होता है 3d5 4s1, ओके यही होता है। तो यहाँ पे +2 है तो ये 2 निकल गए, तो ये बच गया 3d4। मैग्नीज Mn देखो 3d5 4s2, 3d5 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, 2 इसमें से चले गए और 1 इसमें से चला गया, क्या आ गया 3d4, दोनों का 3d4 आ गया। फिर भी एक ऑक्सीडाइजिंग है और एक रिड्यूसिंग है, दोनों क्या है, अलग अलग है। इसका रीजन ये है कि जब क्रोमियम इसमें कन्वर्ट हो रहा है ना, +2 है इसके पास में, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और छोड़ दे, एक और छोड़ दे, तो ये 3d3 बच गया ना, एक और छोड़ देगा तो क्या आ गया 3d3 आ गया। तो जो यहाँ पे 3d3 है, 3d3 है जो, तो ये आ गया अपना देखो T2g और Eg, T2g और Eg। तो T2g में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और Eg के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 3d के अंदर जो ये T2g है इस तरह से,
कहाँ करें, जगह ही नहीं है। देखो इस तरह से किया था ना हमने T2G और EG, तो इसके अंदर देखो 1 2 3, तो ये हाफ फिल्ड हो गया ना, समझ में आई बात। ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। तो हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है, ये हमने पढ़ रखा है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए इसने एक इलेक्ट्रॉन और छोड़ दिया। जब 4 था ना तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था इसका, क्लियर हुई बात। तो अब T2G तो हाफ फिल्ड है ना, हालांकि d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड नहीं है, हाफ फिल्ड होने के लिए 5 चाहिए थे, लेकिन T2G हाफ फिल्ड है, यानी कि अगर वो स्प्लिट हो रहा है, देखो अगर इसने इसमें बॉन्ड बनाए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें स्प्लिटिंग तो हुई होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे तो है नहीं कि आराम से बैठा है और मूड बन गया कि चलो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का लेन देन कब हुआ है कि कहीं ना कहीं इसको कोई ना कोई आया है जिसने इसके साथ में बॉन्ड बनाने की कोशिश की है, इसी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन का इसने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़े। ऑक्सीडेशन स्टेट तभी छोड़ेगा, अदरवाइज तो ऑक्सीडेशन स्टेट को कोई मतलब ही नहीं रह जाता है ना, जब तक वो बॉन्ड ही नहीं बना रहा है, कोई आया ही नहीं उसके पास में, वेला बैठा ऐसे थोड़ा ना सोचेगा चलो कुछ ना कुछ करते हैं, आज इलेक्ट्रॉन को निकालते और लेते हैं। और हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन बिना बात के तो ऐसे है नहीं कि ऐसे बैठे बैठे मूड बना लेंगे कि चलो आज निकल के देखते हैं, है ना। और ना ही हम इलेक्ट्रॉन को खुले में छोड़ दे सकते हैं कि हाँ ठीक है इलेक्ट्रॉन अपने आप ही आ जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स भी कोई पूरा इज्जत से लेने आएगा तभी उसको इलेक्ट्रॉन पकड़ाया जाता है, ऐसे नहीं कि यहीं से कि ये ले, है ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो ये वाला रिमूव हो गया, तो अपने पास में ये T2G कैसा रह गया, हाफ फिल्ड रह गया। और अगर इसके पास में कोई आया तो ऑब्वियस सी बात है कि d ऑर्बिटल का क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी ही होगी, है ना। ये अपन ने CFT के अंदर पढ़ लिया। तो यहाँ पे ये T2G कैसा है, हाफ फिल्ड है, जो कि ज्यादा स्टेबल है। अब अपन बात करते हैं इसकी कि ये वाला है जो, जब ये D4 है तो ये ऑक्सीडाइजिंग क्यों कर रहा है। तो देखो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग करेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा, D4 से किसमें बन गया, ये D5 में आ गया। D4 से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, पहले D4 थे फिर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बन गया D5, और D5 क्या है, ज्यादा स्टेबल है। समझ में आई बात, हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल है तो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये तो कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग है, और वो कैसा, ये कैसा है, रिड्यूसिंग है, और वो कैसा है, ठीक है, समझ में आई बात। ये रिड्यूसिंग है और ये कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग है, क्लियर होगी। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, गिव एग्जांपल। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, पहले तो इंटरस्टिशियल देखिए, इंटरस्टिशियल क्या होते हैं। इंटरस्टिशियल खाली जगह होती है, जैसे d ऑर्बिटल है, मान लो Fe है, सॉरी d एलिमेंट है, d ब्लॉक एलिमेंट है, जैसे कि Fe है, या Fe को ही ले लो क्योंकि आयरन सभी का देखा हुआ है ना। तो Fe के अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे होल होते हैं, है ना। कोई भी एलिमेंट है जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है उसके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं उसके क्रिस्टल लैटिस के अंदर। क्रिस्टल लैटिस मतलब कि जो उसकी 3D है ना, उसके अंदर कुछ खाली जगह पड़ी होती है। तो जो खाली जगह है उसे वॉइड कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। जो ये खाली जगह होती है ना इनके बीच में, जैसे कि आप लोहे के ऊपर पानी डालोगे ना, उसमें से कुछ ऐसे बबल से निकलेंगे और ऐसे छोटे छोटे दाने ऐसी खाली जगह दिखेगी। एक्चुअली ये तो Fe के बीच में जो आपस में जुड़े होंगे ना, तो उनके बीच में थोड़ी थोड़ी खाली जगह रह जाती है। जैसे कि ये वाला मान लो इसका वॉइड ऐसे बना हुआ है ना, इस तरह से बना हुआ है, Fe आपस में यहाँ पे जुड़े हुए, तो ये बीच बीच में क्या रह गया, खाली जगह रह गई। तो जो ये खाली जगह रह जाती है ना, वैकेंट स्पेस रह जाता है, इसे ही क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं, इंटरस्टिशियल बोलते हैं। अब जो ये वैकेंट स्पेस है ना, जो खाली जगह है, इसके अंदर कुछ छोटे एलिमेंट्स आके फंस जाते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया या फिर हाइड्रोजन हो गया, है ना। ये स्मॉलर एलिमेंट्स है, दीज आर ट्रैप्ड इन these voids. Okay, so newly formed element compound is called interstitial compounds because these compounds are formed due to interstitial space. That's why we give name to these compounds to interstitial compounds. Okay, क्या होता है, there are some voids का मतलब space, vacant space, voids in the transition elements. Smaller atoms like hydrogen, boron, carbon, nitrogen may be trapped in these voids. By this way, formed compounds are called interstitial compounds. There are example titanium carbide, Fe3H है ना, iron hydride। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हमें मिले हैं ये कौन से होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट देखो,
व्हाट आर एलॉयज, ये क्वेश्चन सभी को आता है ना। एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। जो डी ब्लॉक की मेटल्स हैं वो जब मिक्स हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। और इसका एग्जांपल, वेल नोन एग्जांपल, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। और मैंने उनका परसेंटेज कंपोजिशन भी लिख दिया है यहाँ पे। कॉपर प्लस जिंक ब्रास होता है, एंड ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टिन होता है। टिन ही लिखा ना? यस, कॉपर प्लस टिन होता है। ओके, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। ठीक है, इसके अंदर डी ब्लॉक के अंदर कुछ एक ही ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें मगअप करनी है, लर्न करनी है ना। तो इसके अंदर पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, आपके प्रैक्टिकल में भी यूज में आता है। ठीक है, तो उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से है। क्रोमियम, ठीक है, डबल बॉन्ड O माइनस, फिर एक O ब्रीज एज अ ब्रीज, देन क्रोमियम O माइनस, डबल बॉन्ड O, दैट इज द स्ट्रक्चर फॉर पोटेशियम डाइक्रोमेट। एंड नेक्स्ट वन इज क्रोमेट आयन। देखो क्रोमेट आयन के अंदर क्या है? क्रोमियम, डबल बॉन्ड O एंड O minus and O minus. You can write these charge on the outer of the structure. Okay, कहाँ पे इसको आप शो कर सकते हैं? स्ट्रक्चर के बाहर शो कर सकते हैं। ओके, इसको भी आप बाहर शो कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे नहीं करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ना करके अगर आप चाहें तो आप इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे भी 2 माइनस कर सकते हैं इस तरह से। ओके, आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई इतना वो नहीं है, चाहे तो यहाँ पे कर दे चाहे वहां पे। लेकिन कुछ बुक्स के अंदर दोनों जगह पे दे देते हैं, यहाँ पे भी माइनस और ब्रैकेट। ऐसा नहीं करना है ना, या तो ब्रैकेट के बाहर शो कर दो इसके चार्ज को, या फिर ऑक्सीजन के ऊपर ही शो कर दो, जैसा भी आपको ठीक लगे। नेक्स्ट देखो, मैग्नेट आयन एंड परमैग्नेट आयन। पहली वाली अपन ने की थी डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट, अब मैग्नेट एंड परमैग्नेट। देखो मैग्नेट आयन की स्ट्रक्चर सेम क्रोमेट वाली है, बस -2 चार्ज है, मैग्नीज है MnO4 -2, और परमैग्नेट MnO4 -1 चार्ज होता है। ओके, इसके अंदर डबल बॉन्ड O एंड -1 चार्ज। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 7+7, और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस की 6। ओके, मैग्नेट के अंदर +6 और पर मैग्नेट के अंदर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इट शोस। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? तो देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो f ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आके फिल हो रहे हैं वो बहुत अंदर की साइड में फिल हो रहे हैं। पहले क्या आ जाएगा, उसके बाद में F के बाद में D आ गया, D के बाद में कौन सा S हो गया ना, जैसे कि 4F 5D 6S, तो 6S में इलेक्ट्रॉन, फिर 4D में 5D में, और फिर किस में आए हैं? 4F में। तो बहुत ज्यादा कहाँ पे आ गया? अंदर की साइड आ रहा है। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा अंदर के शेल में हो रहे हैं, और अंदर के शेल में होने की वजह से उसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो ज्यादा हो गया, और शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया? कम हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, अट्रैक्शन एक तरह का है ना, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन अट्रैक्शन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन रिपल्शन कौन सा होता है? शील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज becomes greater as compared to shielding effect. shielding effect के कंपेयर में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाता है? मोर हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ओके, तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि उसका जो उसका साइज है, बाउंड्री है, वो खींच के कहाँ पे आ जाएगी? अंदर की साइड आ जाएगी। as well as electrons filled in these f block elements the effective nuclear charge increase, that's why ionic radii decreases. ओके, इसकी आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। एज वेल एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज द साइज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बिकम्स डिक्रीज। ओके, इसका साइज क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। दैट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको क्या कह देंगे? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आई हैव रीड इट। The decrease in atomic and ionic radii is called lanthanoid contraction. Lanthanoid contraction is due to the increased nuclear charge and decreased shielding effect. इतना ही लिखना है आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। ओके, lanthanoid contraction अगर पूछता है तो। नेक्स्ट देखो, why the size of second transition series elements becomes almost equal to the third transition series elements.
तो इसका आंसर है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है कि जैसे देखो ये हो गया अपना फर्स्ट सीरीज होगी, सेकंड सीरीज होगी और थर्ड सीरीज होगी, यही हुआ है ना। ये तो स्कैडियम वाली होगी, ये इट्रियम वाली होगी, और ये यहाँ पे एफ ब्लॉक आ गया और यहाँ पे हफेनियम वाली होगी, यही होता है ना डी ब्लॉक के अंदर, इस तरह से। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे ये लेंथेनॉइड आ गए। अब होता क्या है कि अप टू डाउन जाते हैं तो साइज क्या होता है, ज्यादा होता है, ये हमने पढ़ा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये लेंथेनॉइड आ गए तो ये 14 एलिमेंट्स हुए और इनका साइज लगातार क्या हुआ, कम हुआ, डिक्रीज हुआ। साइज डिक्रीज हुआ तो इनका साइज डिक्रीज हुआ तो इसके आगे वालों का भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ओके, तो इसका साइज यहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ये वाली सीरीज है तो इनका साइज क्या, हेफेनियम का साइज जर्कोनियम से क्या होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था। लेकिन ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इनका साइज कम हुआ तो इसका साइज भी क्या हो गया, कम हो गया, और कम इतना हो गया कि ऑलमोस्ट इसके इक्वल हो गया। इसलिए जो ये एक ही ग्रुप में होते हैं, सेकंड और थर्ड वाले, इनका साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, और उसका रीजन है ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसकी वजह से इसका साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर मिश मेटल्स, कि मिश मेटल्स क्या होती है। देखो मिश मेटल्स होती है कि एलॉय तो हमने देखा था डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मिक्सचर, और मिश मेटल क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का मिक्सचर है, जिसमें से 95% तो क्या होता है, यही होता है, 95 to 97% तक भी क्या होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और बाकी जो लेफ्ट रह जाता है ना, जो होता है रिमेनिंग पार्ट होता है, वो कौन फिल करता है, डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स जैसे कि आयरन हो गया, है ना, ये फिल करते हैं। समटाइम्स कार्बन एटसेट्रा आल्सो इंक्लूडेड इन दिस मिश मेटल्स, है ना, इसके अंदर डाल दिया जाता है कई बार, है ना, कार्बन वगैरह को भी। और ज्यादातर इसमें क्या होता है, 95 to 97% क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। So we can say the mixture of F block elements and some amount of D block elements are called mish metals. Okay. Mixture of F block elements and some amount of D block elements are called mish metals. What is the percentage of cerium in mish metals? Mish metal में cerium का percentage कितना होता है, Ce का। तो नॉर्मली देखो F block एलिमेंट है तो सीरियम तो उसके अंदर डालते ही डालते हैं ना, तो 30 to 35% तक क्या होता है, उसके अंदर सीरियम होता है 30 to 35% तक। नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन, ये डी ब्लॉक अपना यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे अपन ने डाली है। देखो विच ऑफ द फ्लोइंग इज डायमैग्नेटिक्स, है ना, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, आई हैव टॉट यू इट इन प्रीवियस क्लास, हो गया ना, सीएफटी के अंदर हो गया कि डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक क्या है। डायमैग्नेटिक के लिए अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट देन दैट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, एंड इफ देयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट सो दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। तो देखो यहाँ पे अपन इसको कर लेते हैं, जिंक है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिंक होता है 3d10 4s2, ये 2 निकल गए, 3d10 हो गया, और इसको फिल करके देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये कैसा है, डायमैग्नेटिक हो गया। नेक्स्ट देखो Cu+2, Cu की होता है 3d10 4s1, तो इसमें से 2 निकल गए तो ये कितना रह गया, 3d9 रह गया, और 9 के अंदर देखो इसको फिल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये रहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। क्रोमियम 2+, क्रोमियम का होता है 3d4 4s1, 3d4 4s1, ओके, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो ये हो गया 3d3, और इसको फिल करके देख लो 1 2 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसलिए ये भी कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। फिर उसके बाद में Mn3+, Mn3+ का है, Mn का हो गया 3d5 4s2, यही हो गया 3d5 4s2, 2 ये और एक ये क्या बच गया 3d4, इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे 1 2 3 4 5, 4 ही तो करनी है,
तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो ये भी कैसा हो गया पैरामैग्नेटिक हो गया नेचर में। ओके, तो यहाँ पे 15 क्वेश्चंस थे अपने जो हमने इसमें टोटल लिए हैं और ये मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने इसमें अपने इंक्लूड कर लिए हैं। डी ब्लॉक के मैक्सिमम चांस है कि इसमें से ही एग्जाम में आ जाएगा और अपन ने मैक्सिमम चैप्टर को भी यहाँ पे कवर अप कर लिया अगर हमने ये क्वेश्चंस कवर अप किए हैं तो यहाँ पे डी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास मैं आपकी ऑर्गेनिक की लूंगी, ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ऑर्गेनिक की रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और उसके इंपॉर्टेंट मैक्सिमम जितने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो उसमें अपन इंक्लूड कर लेंगे। ओके, so thank you, bye bye beta।